हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल सेटिंग्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग हमें पढ़नी क्यों जरूरी है? ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक होना चाहिए, बट नो, इट इज अ टॉपिक ऑफ द एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट का ही टॉपिक है ये। क्यों? इसमें चैप्टर में हमको पता चलेगा कि वाई इंडिया की लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैनॉट बी अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ द ज्योग्राफी, एज आई टोल्ड यू अर्ली। तो हिस्ट्री हम तब तक नहीं पता लगा सकते इंडिया की जब तक हमें उसकी ज्योग्राफी ना पता हो। अगर हमें ज्योग्राफी नहीं पता होगी तो हिस्ट्री कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द सेटलमेंट, हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द आर्टिफैक्ट्स, हिस्ट्री टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, और वो हमें कैसे पता चलेंगे? थ्रू द ज्योग्राफी, कि where the things are located, where the resources are located, where the people are located and why they are located. So the first para just talk about टोटल एवरेज बताएगा कि इतने सब कॉन्टिनेंट थे, उस पर इतने लोग रहते थे। तो ये सब फालतू है मेरे हिसाब से क्या है? नोबडी विल आस्क यू, दीज नंबर आर जस्ट द नंबर्स, दे विल नॉट ask you about how many people were living there. The main important thing is starting from here. The Indian subcontinent is well-defined geographical unit, mostly situated in the tropical zone. हमारा जो इंडिया है, it is located in a tropical zone. It is bounded by the Himalayas on the north and the sea on the three sides. The Himalaya protects the country against the cold Arctic wave blows from the Siberia to the Central Asia. तो अब जैसे I just make a rough diagram of how, तो ये हमारे यहाँ से खूब सारी रेंजेस जा रही हैं, आपको पता ही होगा, काराकोरम, जास्कर, पीर प्लांजर एंड लद्दाख। तो ये क्यों है? वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? हमें पता है कि ये फॉर्मेशन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ प्लेट, क्योंकि यहाँ से इंडियन प्लेट और यहाँ से यूरेशियन प्लेट जब टकराई तो यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन हुआ। बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं साइबेरिया से, जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो है वो नॉर्थ इंडिया जो है वो ज्यादातर हमारा कवर नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे हिमाचल में स्नोफॉल होती है, उत्तराखंड में होती है कहीं कहीं, मगर प्लेन्स में नहीं होती है स्नोफॉल। क्यों? बिकॉज हिमालयाज अपने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ सारी स्नोफॉल करा लेते हैं। Now, the Himalaya protect the country against the cold Arctic winds from the Siberia. This keep the climate of North India fairly warm throughout the year. Since the cold is not so severe in the plain, the people do not need heavy clothes and can live in the open for longer period. Secondly, the Himalayas are high enough to shield the country against the invasion from the north. This is especially true in the pre-industrial time when the communications were very difficult. However, the northwestern and the Suleiman mountain range, which are in the southward directions with the Himalaya, can be crossed through the Khyber and the Gomar Pass. Khyber and the Gomar Pass are important बिकॉज इसी जगह पासेस से हमारे जितने भी इन्वेडर्स आए, जितने भी फॉरेनर्स आए, वो इसी पास को क्रॉस कर कर आए। जो पर्शिया से आए, जो अफगानिस्तान से आए, ये सब इस पास को क्रॉस करके इंडिया को एंटर करे थे। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस पता चली वाई हिमालयाज आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट था कि वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, सेकेंड था कि वो हमको वेरियस इन्वेजन जो नॉर्थ से हो रहा है उससे प्रोटेक्ट भी करते हैं। और जो सुलेमान माउंटेन्स है, सुलेमान माउंटेन्स इस साइड है, ऐसे जाते हैं सुलेमान माउंटेन, पाकिस्तान की साइड है, ये ऐसे जाते हैं। हमारे हिमालय ऐसे जाते हैं फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, एंड ये नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। तो यहाँ से एंट्री इजीली पॉसिबल थी, मगर यहाँ से पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये ऊंचे भी थे। सुलेमान रेंज इज नॉट दैट हाई एज दैट ऑफ हिमालयाज। ठीक है। नाउ the Suleiman Range are joined southward in Baluchistan by the Kirthar Range. Kirthar Range से को ये join करते हैं, which
क्रॉसेस थ्रू द बोलन पास। तो ये सब पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खैबर पढ़ा अभी हमने, गोमल पढ़ा, फिर बोलन पास पढ़ा। तो दिस पास टू वे ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम। और इन पासेस से हम क्या कर रहे थे, ट्रेड करते थे, वी पास थ्रू विद दिस, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। Various people from Iran, Afghan and Soviet Central Asia come to India as an invader immigrants and the vice versa. Even Hindu Kush, the southward extension of the Himalayan system, did not form an insuperable barrier between the Indus system and Oxus system. The passes facilitate the trade and the cultural contacts between India as one of on the hand and the Central Asia and the West Asia on the other. तो ये सब जो रिवर सिस्टम थी और ये सब पासेस थे, ये हमें ट्रेड को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते थे। Nestled in the Himalayas on the are the valleys of the Kashmir and the Nepal. तो हिमालयाज पे हमारी वैलीज ऑफ कश्मीर एंड नेपाल है। Surrounded on all the side by the high mountain, the valley of Kashmir developed its own way of the life, but it could be reached through the several passes. Its winter compelled some of the people to go to the plain, and its summer attracted to the shepherds to the plain. तो जो अब हिमालयाज पे क्या होता है, आपने सुना होगा बकड़वाल होते हैं, वहां पे शेफर्ड्स होते हैं, बकड़वाल अदर शेफर्ड। शेफर्ड्स क्या होते हैं, जो कि कैटल्स चराते हैं, कैटल चराने का काम करते हैं। तो जब विंटर होता है तो ये लोग क्या होते हैं, प्लेन पे आ जाते हैं, और जैसे ही समर आता है दे गो बैक टू द माउंटेन एरियाज, क्योंकि वहां पे ग्रीनरी आ जाती है। जब समर्स आती हैं, जब आइस पिघलती, तो ग्रीन ग्रासेस निकल आती हैं, तो that helps their cattle to survive and even them to survive, because they are only dependent on their cattles पे dependent रहते हैं, because they sell their milk, they sell their wool, they sell their meat to the people। तो इसलिए economic and cultural interaction between the plain and valley are continuous. The Pamir plateau did not prevent it from becoming a transmitting center of Buddhism from the adjacent area of Central Asia. अब जो पामेर नॉट, हम this you will study in the geography कि पामेर नॉट है, तो पामेर नॉट से ही रेंजेस निकलती हैं सब, ये जो हिमालय ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे एक नॉट बन गई है। तो ये जो पामेर नॉट है, ये तक प्रिवेंट नहीं कर पाया हम लोगों को बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए इन द सेंट्रल एशिया। The valley of Nepal, smaller in size, is accessible to the people of the Gangetic Plain through a number of passes. Like Kashmir, it also became a center of cultivation of Sanskrit. Both the valley became the repositories of the larger number of Sanskrit manuscripts. तो ये दोनों वैली, जो गैंजेटिक वैली है एंड द कश्मीर वैली, संस्कृत किस लिए, एक मैंने आपको ऊपर के चैप्टर में एक किताब बताई थी, कौन सी किताब थी, दैट इज वेरी फेमस, दैट टॉक्स अबाउट द किंग्स ऑफ द कश्मीर, व्हिच वाज रिटन बाय राज तरंगिणी। राजतरंगिनी बाय कलहन। तो ये ऐसे आपको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, तभी यू विल एबल टू बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो संस्कृत कैसे डेवलप हुई, ऐसे इसके बारे में आप लिख दीजिए, कलहन ने लिखी राजतरंगिणी। देखिए यहाँ पे एक मैप बना हुआ है आपके सेकंड पेज पर, ये देखिए, ये हिंदू कश है, ये हिंदू राज है, ये सुलेमान है, ये खेतरी है, हमने अभी पढ़ा। इनमें से बोलन पासेस जाते हैं, ये काराकोरम रेंज आ गए आपके, बहुत सारे हिमालयाज आ गए, शिवालिक्स आ गए, दीज आर कनेक्टिंग द प्लेन्स इन द नेपाल रीजन। Now, the foothills of the Himalayas lend themselves to easier clearance than the jungles of on the alluvial plains. It was easy to cross the river in these areas because of a smaller width, and hence the earliest route scale along the foothills of the Himalayas from west to east
and vice versa. तो जो इस पैराग्राफ में क्या बोला गया, इस पैराग्राफ में बोला गया हिमालयाज की रिवर क्रॉस करना आसान है rather than crossing the dense forest of the alluvial soil. तो प्लेन्स की जो फॉरेस्ट थे that was full of animals, full of insects, full of snakes, full of difficult terrain, marshy terrain, huge canopy of trees. बट जो हिमालयाज थे हम उसको इजीली क्रॉस कर पाते थे क्योंकि उसकी जो रिवर्स है, आप ये भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वाई रिवर्स ऑफ हिमालयाज की जो लेंथ है वो कम होती है, लेंथ कम होती है मगर डीपर इनसाइड ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी वी शेप वैली होती है। ये सब चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो आप बस ऊपर ऊपर से देखिए, इंटरलिंकिंग करिए सब्जेक्ट्स के बीच, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बीच इंटरलिंकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। Now the naturally the earliest agricultural settlement and the state was founded in the foothills in the 6th century BC and the trade route followed the Terai route. तो सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप हुई, इसका मतलब फुट हिल्स पे डेवलप हुई। The heart of the historicals is formed by the important river which are swollen by the tropical monsoon rains. तो ट्रॉपिकल मानसून रेन की वजह से ये जो रिवर्स हैं ये एवर फ्लोइंग रहती है, तो एवर फ्लोइंग रिवर को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर्स। These consist of the plains of the Indus in the northwest, Gangetic Yamuna Doab in the middle and the middle Gangetic basin in the east and the Brahmaputra basin in the extreme east. तो ऊपर की तरफ आ गई आपकी इंडस, फिर आ गई गंगा, फिर इधर की साइड से घूमती हुई आ गए आपकी ब्रह्मपुत्र। As we follow from the plain of the Indus system through the Gangetic basin to the Brahmaputra basin, we find the annual rainfall gradually decreases from 25 centimeter to 250 centimeter. The Indus vegetation based on a 25 to 37 centimeter rainfall and possibly the western Gangetic vegetation 37 to 60 centimeter rainfall could be cleared with stones and the copper implements and made fit for cultivation, but this was not possible in the case of the middle Gangetic vegetation based on 60 to 150 centimeter rainfall and certainly not in the case of the lower Ganga and the Brahmaputra vegetation based on the 125 to 250 centimeter rainfall. So this is the pattern of the rainfall which is changed. अब ये pattern change हो गया, but आपको याद रखना है कि rain का जो pattern है वो कैसे decrease होता है, from west to east. वेस्ट में इंक्रीज होता है, सॉरी, वेस्ट में सबसे कम रेनफॉल होगी एंड ईस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी। ये सब आपको ज्योग्राफी में इंटरलिंक करके, क्यों वेस्ट में कम होती है, क्यों ईस्ट में ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द मॉनसूनल पैटर्न्स इन इंडिया that typically the thickly forested areas which also consist the hard soil could be cleared only with the help of the iron implement which appeared at much later stage, and therefore the natural resources of western area was utilized first and the larger scale of human settlement generally spared from the west to east. Once brought under cultivation, the Indus Gangetic plain produced rich crops and supported the successive culture. तो जो Gangetic plain है that is very crucial for human settlement क्योंकि यहीं से हमारी जो agriculture है वो develop हुई। The Indus in the western Gangetic plain mainly produce the wheat and the barley while the middle and the lower Gangetic plain mainly produce the rice. तो राइस यहाँ पे क्यों होती है, राइस कंज्यूम एक्सेसिव वाटर, इसलिए राइस Gangetic plain में होती है, which also became a staple diet in the Gujarat and the south of the Vindhya. Now the Harappan culture originated and flourished in Indus Valley, and the Vedic culture originated in the Punjab and flourished in the western Gangetic basin. The post-Vedic culture, mainly based on the use of the iron, thrived in the middle Gangetic basin. The lower Ganga valley and the North Bengal first came into the limelight in the age of the Gupta. तो लोअर गंगा वैली कब आई, गुप्ता के टाइम में हाईलाइट हुई, एंड फाइनली द ब्रह्मपुत्र कवर द आसाम गेनिंग इंपॉर्टेंस इन अर्ली मिडिवल टाइम। क्यों आसाम की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, दैट इज द अहोम डायनेस्टी, that is one of the important dynasty. Important power found from the possessions of these
plains and valleys, especially the Ganga and Yamuna Doab, provided to be the most covered and contested area. The rivers served as arteries of commerce and communication. In the ancient time, it was difficult to make road, and so men and material was moved by the boat. बोट से हम लेके जाते थे इधर से उधर. The river route therefore helped us the military and commercial transport. Evidently, the stone pillars made by the Ashoka carried the different part of the country by the boat. Even Ashoka के जो पिलर थे वो बोट से इधर उधर लेके गए. The importance of the river from the communication continued till the date of the East India Company. Further, the river inundated the neighboring areas and made them fertile. They also applied water to the canal cut from them. However, they caused heavy rain, flood and periodically destroying the towns and the valleys. उस टाइम पे भी heavy floods होती थी. Heavy floods क्यों होती थी? देखिए, अब ये रिवर जा रही है, यहाँ पे दूर कहीं सेटलमेंट था, बट लोगों ने देखा कि यहाँ की जो सॉइल थी दैट इज वेरी फर्टाइल, तो वो लोगों ने यहाँ अपनी खेती शुरू कर दी, खेती स्टार्ट करी तो यहीं पे रहने लगे. अब दे वर नॉट नोइंग कि अभी बारिश होगी यहाँ पे तो ये फ्लड का जो प्लेन है वो भर जाएगा, तो इसलिए फ्लडिंग की वजह से बहुत सारे लोग मरते थे. Now, in the northern plains, and so many ancient building has been washed away beyond recovery. Nevertheless, important towns and capitals such as Hastinapur, Prayag, Varanasi, Patliputra and other were situated on the bank of the river. और ये सब किस river पे situated है आप बताइए? It is one of the important and the holy river in India, that is Ganga. ठीक है, तो गंगा की इतनी महत्वता है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, वो लोगों का रहन सहन को देखती थी, वो लोगों को हेल्प करती थी कि वो अपना ट्रेड स्टैब्लिश कर पाए, वो लोगों को पानी देती थी. तो गंगा इज नॉट ओनली होली, होलीएस्ट रिवर बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू और कि वो पूजी जाती है, उसकी महत्वता शिव जी से है, बट ऑल्सो वो लाइवलीहुड को प्रमोट करती थी इन द एंशिएंट टाइम. Above all, the rivers provided the political and the cultural background. These were also formed by the mountain barriers. Thus, in the eastern part of the Indian peninsula, the area is known as the Kalinga, covered the coastal belt of the Odisha, was situated between the Mahanadi in the north and the Godavari in the south. Similarly, जो आंध्र प्रदेश is mostly lying between the Godavari on the, तो उड़ीसा की इंपॉर्टेंस अब हमें समझ में है कि वो दो नदियों के बीच में था, इसलिए वो बहुत फर्टाइल पार्ट था, महानदी गोदावरी. और आंध्रा किसके बीच में था? गोदावरी in the north and Krishna in the south. The deltaic plain formed by these two rivers at their mouth sought into the historical importance by beginning of the Christian era, when they become studded with the town and ports under the Satvahans and their successor. तो आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंस कब आई? आफ्टर द सातवाहन एस्टैब्लिशमेंट. फाइनली, Tamil Nadu situated between the Krishna in the north and the Kaveri in the south. The Krishna delta extend in the south roughly to the Vaigai river. Vaigai river की इंपॉर्टेंस क्यों है? इस पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सब चीज मैं नहीं बताऊंगी. वैगई रिवर की इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इस पे एक टेम्पल है इम्पॉर्टेंट, वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए. एंड नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई कमेंट नहीं करता है, कोई सही से नहीं बताएगा, तो आई विल टेल. In the north to the south Pennar river, it forms a distinct geographical zone and became the seat of the Chola power. तो यहाँ पे क्या establishment हुई तमिलनाडु की पावर का? भाई चोला में, चोला पावर establish होने के बाद. A little before the beginning of the Christian era, this era was different from the North Tamil Nadu, and which consists of uplands and come in prominence under the Pallava in the 14th and 16th century AD. The eastern part of the peninsula is bounded by the Coromandel coast. तो eastern part में क्या है? Coromandel coast है. Along the coastline is flanked by the eastern Ghat on the steps. The Ghats are not very high and several opening caused by the eastward flowing river into the Bay of Bengal.
तो इससे एक बात हमें समझ में आती है, जो ईस्टर्न घाट है उसमें गैप्स बहुत है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स जाती हैं, रिवर्स की ओपनिंग होती है, वो जाके कहाँ गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में. Got it? Now, communication between the eastern coast and on the hand the other part of Andhra and Tamil Nadu on the other was not difficult in the ancient time. The port cities of Arikamedu, ये जो पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है. अरिकामेदु इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? So this is a port of ancient time. Mahabalipuram भी important है and Kaviripatnam भी important है, situated on the Coromandel coast. The western part of the peninsula, we do not have a such distinct regional unit, but we can locate the Maharashtra between the Tapi on the north and the Bhima on the south, and the area covered by Karnataka seems to have been situated between the Bhima and upper region of Krishna on the north and the Tungabhadra on the south. For a long time, Tungabhadra provided the natural boundaries. नेचुरल बाउंड्री देता था बहुत सारे किंगडम्स को. अब ये यहाँ पे डिमिनिश्ड है, तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ कौन कौन से जो किंगडम्स थे वो तुंगभद्रा के पास थे. सबसे पहले आते हैं राष्ट्रकूटाज. राष्ट्रकूटाज इंपॉर्टेंट थे. राष्ट्रकूटा में दंती दुर्ग के बारे में आपको पढ़ाऊंगी मैं, कि उनकी डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई, उन्होंने कैसे कैसे अपने सिटीज बनाए, जैसे मान्यकेत था उनका सिटी इंपॉर्टेंट, कैसे अमोघ अमोघ वंश करके एक किंग थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट नेम, आपको पता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा. तो कैसे वो आए, उन्होंने अपनी सिटीज बनाई. फिर लेटर ऑन जब ये डिक्लाइन हो गए तो यादवाज आए वारंगल्स में, यादवा आए और ककत्याज आए, फिर चालुक्याज आए. तो ये सब इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं अराउंड द तुंगभद्रा. साउथ ऑफ तुंगभद्रा में पल्लवा एंड चोला थे, which found it difficult to extend their territory to the north. नॉर्थ तक ये नहीं पहुंच पाई, ये साउथ में ही लोकेटेड थे. The coastal area in extreme southwards of the peninsula were covered by the modern state of Kerala. The sea coast along the western part of the peninsula is known as the Malabar coast. Along the coast come to have several ports and a small kingdom. Communication between these coast and the adjoining area of Maharashtra, Karnataka, Kerala was rendered different by the high north-western ghats, which do not have too much passes. तो western घाट में ज़्यादा passes नहीं थे, क्योंकि western घाट में जो rivers हैं वो parallelly flow करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई river उसे cut नहीं करती, parallelly flow करती हैं. आप आगे ज्योग्राफी में इसमें पढ़ेंगे, अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आई विल टेल यू कौन सी पैरेलल फ्लोइंग रिवर्स हैं इन द वेस्टर्न घाट्स. in between Indus and the Gangetic system in the north and the Vindhyan mountain on the south lies a vast stretch of land which is divided into two units by the alluvial mountains. तो जो गंगा एंड विंध्यन सिस्टम के बीच में जो स्ट्रेच है वो अरावली माउंटेन्स के स्ट्रेच से डिवाइडेड है. जैसे अरावली रेंज है तो इस साइड आपका आ गया थार डेजर्ट और इस साइड आपके आ गए नॉर्मल प्लेन्स. ठीक है, और यहाँ थार डेजर्ट क्यों बना, क्योंकि ये विंड्स जो है वो पानी नहीं जाने देती इस साइड. अब तो खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है, जयपुर में भी बाढ़ आ रही है, राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है, बट अर्लियर टाइम में जब क्लाइमेट चेंज नहीं था यहाँ पानी रुक जाता था. और ये अरावली माउंटेन्स भी डिग्रेडेड नहीं था, ये डिग्रेड होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस. तो ये थार डेजर्ट था, यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट था. ठीक है, the area in the west of Aravalli is covered by Thar desert along the part of the Rajasthan and also lies in this region. The vast expanse of the desert made the human settlement impossible in the ancient time. However, few fertile oases scattered in the desert are settled. And from the earlier time, it has been possible to cross the desert by the means of the camels. से हम cross करते थे. The southeastern portion of the Rajasthan has been comparatively fertile since the ancient time and because of
existence of the खेतरी कॉपर माइंस। तो यहाँ पे कौन सी माइंस है? खेतरी कॉपर माइंस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। In this region, the human settlement across in this region in the Chalcolithic period। तो Chalcolithic period में ये important था क्योंकि यहाँ पे कॉपर थे, Chalcolithic में कॉपर का यूजेज था। Rajasthan sheds off into the fertile plains of Gujarat, which are drained by the water of Narmada, Tapi, Mahi, and Sabarmati, situated at the end of the northwestern portion of the Deccan Plateau. The Gujarat includes the less rainy regions of Kathiawar Peninsula. Important part. The coastal areas of the state is fairly indented, allowing the existence of the several harbours. Therefore, from the ancient time, the Gujarat has been famous for the coast and the foreign trade. तो इसलिए important है गुजरात, coast and foreign trade, and hence its people prove to be enterprising traders। तो इसलिए गुजरात के जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए आप। So these are traders from Gujarat. The south of the Ganga, Yamuna Doab, and the bounded by the Chambal River on the west, the Son River on the east, and the Vindhyan Mountain and the Narmada River on the south lies the state of Madhya Pradesh। तो मध्य प्रदेश का डिस्क्रिप्शन बताया, गंगा यमुना दोआब ऊपर की साइड है, then the Chambal rivers in the west and the Narmada and the Vindhyan mountain in the south। तो उसके बीच में क्या है? MP, मध्य प्रदेश। In the northern part consists of the fertile plains। At the present the Madhya Pradesh is the largest state in the country। मध्य प्रदेश is the largest state। तो इससे एक और geographical fact निकल कर आता है। And can be bordered, divided into two parts, the eastern and the western। The eastern part mostly covered by the Vindhyas and did not become important historically till the Gupta time। Gupta time तक this was not an important place, but after Gupta it became important in the 14th century and 15th century AD। But western Madhya Pradesh include the Malwa, which has been seen from the historical activities from the 6th and BC onwards. The Malwa served as an important hinder for the Gujarat port, and many wars were fought between the Deccan and the northern powers for the possession of the Malwa। तो इसलिए मालवा important है because of the trade perspectives। The Sharks and the Satvahans fought for the possession of key areas in 1st and the 2nd century। तो Sharks and Satvahans इस एरिया पे लड़े थे, and the Marathas and Rajputas in 18th century। Even on one of the area bounded by the rivers, in some cases of mountain and sometimes identical with the delta and plateau, consisted a political and administrative unit in which the different ruling dynasty rose and fell। On the account of the different communications in the vast country and the indefensibility of the natural frontier, it was not easy for the ruling class of some region to establish the rule all over the region। In the course of the time, every region grew into a distinct culture unit having its own style of life and language। तो इसलिए इंडिया is having diversity क्यों है इंडिया में? Because of diverse form of the topography। ठीक है, अब आप मालवा चले जाओगे, मालवा एरिया में, तो वहां पे मालवाड़ी लोग रहते हैं, जो हम कहते हैं ना मारवाड़ी, तो उनका कल्चर डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द राजस्थानी। ठीक है, but in the north and the western India, most languages are diverted from some Indo-Greek sources and hence held many elements in common। What is further important, almost all over the country Sanskrit come to be cultivated and understood। तो संस्कृत became important part। संस्कृत ज़्यादा लोग पढ़ते थे, इवन तमिल में भी पढ़ी जाती थी। ठीक है, संगम लिटरेचर में आप देखेंगे। The Vindhyan mountains cut right across the country from the west to the east and forms the boundary between the north and the south, and the speaker of the Dravidian language lived south to the Vindhyas and of the Aryan language north of it। In between lived primitive people in the Vindhyan, where they are still found।
द कोस्टल एरियाज अलॉन्ग प्रिमिटिव पीपल से क्या आप समझे? ट्राइबल पीपल। अभी भी आप देखेंगे विंध्या साइड में, वहां पे आपको मिल जाएंगे संथाल, मुंडाज, ओरांग्स, ये सब आपको मिल जाएंगे वहां पे, पीवीटीजीज जैसे हम कहते हैं, ठीक है। द कोस्टल एरियाज अलोंग द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट अटैच द सेटल्ड ट्रेडर, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे हमारे ट्रेडर्स आ गए क्योंकि पोर्ट्स थे, एंड द साउथ फ्लरिशिंग फॉरेन ट्रेड होने लगा। नाउ द विंध्या डू नॉट कंसिस्ट insurmountable barriers in the ancient time. In spite of the difficulty of the communication, people moved from the south to north and vice versa. This lead to give and take in the culture and language. तो इस वजह से give and take होने लगा, culture mix हो गई। Again and again north power moved down to the south and the south ruler moved to the north, and also did the trader, missionaries and cultural leaders, particularly the Brahmins, and the two-way traffic remained constant and helped the development of the composite culture. तो इससे हमारा क्या बना है? composite culture बनने लगा। Also the most regions have well defined natural frontiers. Not every religion possesses the resource necessary. Therefore, from the prehistoric time, the common needs for the metal and the other resources has provided a network of interconnected between the different region of the country. तो नॉर्थ से साउथ ट्रांसपोर्टेशन होता था, लोग आते जाते रहते थे, तो उससे क्या हुआ? हमारे को ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने लगा हमारा, तो उस वजह से कंपोजिट कल्चर बना, एंड कंपोजिट कल्चर की वजह से रिसोर्सेज हमारे डिस्कवर हुए और रिसोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ। Now, utilization of the natural resources of the country has important bearing on its history. Until the human settlement developed on the large scale, the Indian plains abundant in the thickly forested area. तो thickly forested area था जब तक कोई आया नहीं हमारे यहाँ, जैसे ही लोग आने शुरू हुए तो thickly forested area clear होना शुरू हुआ। फ्यूल एंड टिम्बर के लिए लोग काटने लगे पेड़ों को। दे ऑल्सो फाउंड द पाटलिपुत्र इन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया बनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल मेकिंग। ऑल काइंड्स ऑफ स्टोन्स अलॉन्ग द सैंडस्टोन्स आर अवेलेबल इन कंट्री। सैंडस्टोन से हमने बहुत सारी इमारतें बनाई। In India, hilly areas, river valley, they all were situated between the hills. In the historic time, they were important river temples थे, sculptures थे, डेक्कन साउथ में भी मिलते थे, नॉर्थ इंडिया के स्कल्पचर्स मिलते थे, नॉर्थ इंडिया की चीजें मिलने शुरू हो गई। इन द कंट्री अबाउंड्स इन द कॉपर माइंस थे यहाँ पे abundant, ठीक है। particularly the Singhbhum district is an important place. The copper belt is about 130 kilometer along the shore. Many signs of the ancient workings. Bihar explored the copper mines of Singhbhum and Hazaribagh, and many copper tools have been discovered in the Bihar and a part of Madhya Pradesh. Rich copper deposits आने लगे, खेतरी mines आई। Pre-Vedic people ने पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, गंगा यमुना दोआब आए। Numerous copper खेतरी zones बनी। इसमें since the copper was the first metal to be used with a great purity with Hindus, and the copper utensils were used in the religious rituals, use होने लगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कॉपर, आयरन एंड गोल्ड माइंस का कुछ बनाया है। बेलाडेला आपने देखा होगा, बेलाडेला, सिंघबम, राजमहल, खेतरी माइंस आ गए यहाँ पे आपकी। रायचूर डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। कुरनूल आ गया, गुंठूर आ गया, आदिलाबाद आ गया आपका। कुछ नेम चेंज हो गए हैं। क्योंझर आ गया आपका, मयूरभंज आ गया आपका। तो इससे हमें क्या समझ में आया? जो ये वाली रेंज है आपकी साउथ ईस्ट और यू कैन से नॉर्थ ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्व्स ऑफ डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं, और द कॉपर, आयरन ओर एंड द गोल्ड। नाउ द कंट्री टुडे provide no tin. There is scared even in the ancient time. There is a reason belief that it is found in the Rajasthan and Bihar deposit has been used up.
Since the bronze is made up only by mixing tin and copper, we do not find many bronze भी नहीं मिलता अब हमारे यहाँ. The Harappan possibly produced some of the tins from the Rajasthan, but main supply comes from the Afghanistan से आती थी हमारे यहाँ. Harappan people use the bronze के tools use करते थे compared with those of found in the Western Asia, Egypt and Crete is small. Their tools carry a small percentage of tin. Therefore, India has no proper bronze age भी नहीं थी हमारे यहाँ. From the early century, the Christian era, India developed intimate connection with the Burma and the Malaya Peninsula, which possess plenty of tin. तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ इंटर ट्रेड तो था, इंट्रा ट्रेड भी शुरू हो गया. इंटर एंड इंट्रा दोनों तरीके के ट्रेड स्टार्ट हो गए. Now tin from Bihar, bronze from the Pala time is possibly brought from the Gaya, Hazaribagh and Ranchi. From the Hazaribagh tin ore were smelted till the middle of the last century. India has been rich in the iron ore which are found particularly in the south Bihar, eastern Madhya Pradesh and Karnataka, and once the art of smelting using barrows, making steel and learned iron could be used for the war and more useful for clearance of the jungle for the deep and the regular cultivation. तो जैसे जैसे कॉपर आया, कॉपर के बाद ब्रोंज आया, ब्रोंज के बाद आयरन आया, तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने सोचा कि हम इवॉल्व कर सकते हैं अपने आप को. पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ट्रेड एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, ट्रेड एक्टिविटीज के साथ वी क्लियर्ड द फॉरेस्टेड फॉर आवर सेक. The formation of First Empire of Magadha in the 6th and the 4th century owns most of the availability of iron just south of the region. The largest scale of the iron made of Avanti with its capital in Ujjain as an important kingdom in the 6th century and the 5th century. The Satvahans, other powers arose in the south of Vindhyas and may have utilized the iron ore of Andhra and Karnataka. The Andhra possessed the source in the lead. आंध्रा में क्या था, लेड था, विच एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स इन द सातवाहन्स के टाइम. कौन से कॉइन्स आए सबसे ज्यादा, लेड कॉइन्स, who ruled over the Andhra Maharashtra in the 1st and the 2nd century of the Christian era. The earliest oil are known as a punch marked coins. इनको कहते थे पंच मार्क. सपोज ये मेटल है, इसके ऊपर इन्होंने स्टैंपिंग करके एक पंच, एक मार्क बना दिया, दैट इज इससे बन गए ये लोग पंच मार्क, which are mainly and largely of silver along with the metal is rare found in the country. However, the silver exists in earlier time in the Kharakpur hills in the south of Bihar and they are mentioned in later times of the Akbar के time mentioned भी है. अब तो सिल्वर नहीं है इतना इंडिया में, बट उस टाइम था. ये भी एग्जॉस्ट हो गया है, I can say this. This account for the use of the white metal in the earliest punchmark coins found in the Bihar. The gold found in the Kolur goldfields of the Karnataka and a very early trace of gold has been found in the New Stone Age site of 1800 BC in Karnataka. We have no indications of its exploration till the beginning of the 2nd century AD. Kolur consists to the earlier capital of Ganga of the south Karnataka. Much of the gold used in the early time was brought from the Central Asia and the Roman Empire. The gold coins therefore come into the regular use in the 5th century of the Christian era. As local resources are sufficient to maintain the gold currency over the long spell of time and was the supply from the outside the store, the gold coins became rare. जब बाहर से सप्लाई बंद हो गई, इंडिया में ज़्यादा नहीं था, पर जब बाहर से भी बंद हो गई तो इंडिया में जो गोल्ड था वो कम होने लगा. In the ancient time, India also provided a various precious stone including the pearl, especially in Central Asia, Central India, Odisha, South India. Precious stone found in the important items of trade in the area and which was early sought for by the Romans in the early century of the Christian era. एक हमने कोहिनूर डायमंड के बारे में बात सुनी होगी. ये भी इंडिया का ही पार्ट है और ये कहां से मिला था, गोलकोंडा. गोलकोंडा में रिजर्व था डायमंड्स का. तो कहां गया वो सब, मे बी या तो वो नीचे चला गया टेक्टोनिक एक्टिविटीज से, या तो वो एग्जॉस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है.
until and अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला कि what happened. Now with this we end the chapter. इसमें ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे देती हूँ. सी, मेरी एक्टिविटीज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं. इफ यू कमेंट, इफ यू लाइक, इफ यू शेयर, इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल, जितना करोगे उतना मेरी एक्टिविटी ज्यादा होगी इस चैनल पे. मैं अपना ज्ञान बांट सकूंगी और आपका ज्ञान ले सकूंगी. सो आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ. लेट मी थिंक ऑफ इट. एक्सप्लेन how India's minerals evolved and produced in ancient time till today. इसे 150 वर्ड्स में लिखिएगा आप. देखिए मैं वीडियोस डालूंगी आप लोगों के लिए, आप देखिए. आपको पसंद आते हैं कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए. सो थैंक यू. विद दिस नोट, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है विद द न्यू फैक्ट्स एंड द न्यू जर्नी. ओके, थैंक यू वेरी मच.